नमस्कार प्यारे साथियों, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। सभी प्यारे बच्चों को गुड आफ्टरनून, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, बहुत बहुत सारा प्यार। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं? एक बार बताएंगे। एक बार सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया है भाई, सभी प्यारे बच्चे अच्छे हैं तो जल्दी से एक बार जुड़ जाएंगे। नमस्ते ललतेश प्रजापति, नमस्ते भाई, नमस्ते सभी को, नमस्कार सभी को, गुड आफ्टरनून सभी को, बहुत बहुत सारा प्यार। तो जल्दी से एक बार सभी बच्चे जुड़ जाइए। तो प्यारे बच्चे, आज हमारा टॉपिक है लखनवी अंदाज। ठीक है, तो सब लोग जुड़ जाएंगे। तो बेटा हमारा टॉपिक है लखनवी अंदाज। तो लखनऊ आपने देखा होगा, उत्तर प्रदेश का बेटा एक शहर है, यूपी का एक शहर है, और बेटा ये उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है मेरे प्यारे दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है ना? तो आपने अच्छे से समझा। तो उसी में बेटा लखनवी अंदाज को लेकर के हम आज कहानी पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद सभी को, राम राम सभी को, आदाब, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो बेटा आपको पता है उत्तर प्रदेश का एक शहर लखनऊ, तो उसी के एक नवाब के ऊपर ये कहानी है, जिसको यशपाल जो हमारे लेखक हैं, हिंदी उपन्यासकार है, कहानीकार है ना, उन्होंने अपनी भाषा शैली के माध्यम से इसे समझाया है इस कहानी को। ठीक है मेरे बच्चे, सर आपका घर कहाँ है? मेरा घर बेटा उत्तर प्रदेश का एक जिला होता है बुलंदशहर। ठीक है, वहां पर मेरा घर है। ठीक है, ठीक है मेरे बच्चों। सर जी कैसे हो आप? मैं अच्छा हूं अम्पाल, आशा करता हूं सब लोग आप भी अच्छे होंगे, है ना? पुष्पेंद्र, विकास, करिश्मा, अभिषेक, जय श्री राधे, गुड्डू, मनदीप, अच्छा लाल, अच्छे लाल, सचिन, अमनपाल, अनिरुद्ध, ज्ञानेश, सूरज, नेहा, अमर, वर्षांत सिंह, सीमा कुमारी, सचिन, चलो सब लोग अच्छे हैं। मनीष, करण, एलेक्स, महेंद्र जी। चलिए तो प्यारे बच्चे पढ़ते हैं इस कहानी को। इस कहानी का जो एक अच्छा बड़ा छोटी सी कहानी है ना? दीपक यादव, सर आज आप जैकेट पहने हैं? जैकेट नहीं है बेटा, बहुत सिंपल सा एक अपने RWA का अपर है वो पहना हुआ है। ठीक है, इसमें आपको ज्यादा इतनी सर्दी भी नहीं लगेगी, गर्मी भी नहीं लगेगी, पर मेरा थोड़ा गला खराब है इस वजह से मैंने इसको पहना है ना? चलिए, तो प्यारे बच्चे सबसे पहले इसको लिखने वाले जो लेखक हैं, है ना, हमारा पाठ का नाम है लखनवी अंदाज। लखनवी अंदाज क्या है बेटा? लखनवी अंदाज। ठीक है, क्लियर मेरे बच्चों? तो लखनवी अंदाज है, इसके लेखक का नाम आपसे पूछा जाएगा तो आपको याद होना चाहिए, क्या नाम है बेटा? यशपाल। ठीक है, यशपाल। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए इस ये लेखक है हमारे यशपाल जी, इनका जन्म कहां हुआ था? ठीक है, तो आपसे बेटा पूछा जाएगा जन्म कब हुआ था, जन्म स्थान व जन्म की तारीख। ठीक है, तो बेटा इनका जन्म हुआ था पंजाब का एक शहर है फिरोजपुर। ठीक है, पंजाब का एक शहर है फिरोजपुर। ठीक है बच्चों, लिखेंगे हम नहीं अच्छे हैं। अच्छा पवन जी, अच्छे हो जाओगे बेटा, पढ़िएगा। तो बेटा जन्म इनका जो कहां हुआ था, पंजाब के एक शहर, पंजाब के शहर फिरोजपुर में, फिरोजपुर की छावनी में इनका जन्म 3 दिसंबर 1903 को हुआ था। कब हुआ था बेटा? आपको अच्छे से याद रखना है, इनका जन्म जो हुआ था 3 दिसंबर 1903 में हुआ था। आपको ये बात अच्छे से याद रखनी है। ठीक है मेरे दोस्त, बिल्कुल। फिर एक बात आती है कि मृत्यु कहां हुई थी, तो मृत्यु बेटा एक उत्तर प्रदेश में, मृत्यु याद रखेंगे। जन्म स्थान आपको पता लग गया, तो बेटा मृत्यु कहां हुई थी इनकी वो भी आप याद रखिएगा। मृत्यु हुई थी बेटा इनकी 26 दिसंबर
26 दिसंबर 1976 को 73 वर्ष की उम्र में इनका देहांत हो गया था। ठीक है, और कहां हुई थी बेटा? उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में, उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में हुई थी। ठीक है, बिल्कुल, हम भी जोड़ दीजिए सर। बेटा विजेंद्र सब जोड़े हुए हैं, टेंशन ना लो। ठीक है, तो आपको ये पता लग गया। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनके माता पिता का नाम क्या था। माता पिता का नाम बेटा जो मिलता है उसको आप याद रखेंगे। माता पिता का नाम भी लिख लीजिएगा। माता पिता का नाम, ठीक है, माता पिता का नाम, माता का नाम प्रेमा देवी और पिता का नाम हीरालाल था। ठीक है, तो माता का नाम क्या था बेटा? प्रेमा देवी। प्रेमा देवी और पिता का नाम हीरालाल। पिता का नाम हीरालाल था। ठीक है, हाँ, वाराणसी में पानी गिर रहा है सर। अच्छा, तो ठंड आ जाएगी बेटा। ठीक है, फिर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनके आंदोलन कैसे थे। ठीक है, तो बेटा आपको याद रखना है इनके आंदोलन जो थे प्रगतिवाद थे, ये प्रगति चाहते थे। इनके आंदोलन कैसे थे मेरे बच्चे? प्रगतिवाद पर आधारित थे। ठीक है ना, आंदोलन पूछा जाए तो आप याद रखना इन्होंने जो आंदोलन किया, जो अपनी बातों को मनवाया, वो प्रगतिवाद थे, याद रखना। ठीक है ना, बिल्कुल। और इनका समय पूछा जाए आपसे कौन से काल के कवि थे, है ना, तो बेटा इनका काल था आधुनिक काल। आधुनिक काल में ये कवि थे, याद रखना। ठीक है, ये बेटा एक उपन्यासकार, कहानीकार, ठीक है, उपन्यासकार कहानीकार थे। ठीक है, बिल्कुल क्लियर बच्चों। फिर बात आती है बेटा इनकी प्रमुख रचनाएं। आपसे पूछा जाता है इनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी थी, तो वो आपको बतानी है। लिख लेंगे, इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, वो भी आप याद रखना, क्योंकि पूछ ली जाए कभी तो आपको ध्यान रखना है। प्रमुख रचनाएं, प्रमुख रचनाएं कौन सी है? एक तो थी बेटा झूठा सच, सबको याद होगी वो तो, झूठा सच। ठीक है, झूठा सच सभी बच्चों को ज्यादातर याद है ये तो, झूठा सच। एक होगा बेटा वे तूफानी दिन, एक क्वेश्चन बन जाता है, इनकी आत्मकथा पूछ ली जाती है। वे तूफानी दिन, तो ये बेटा इनकी आत्मकथा है, ये भी आप अच्छे से ध्यान रखना, इस पर आप विशेष ध्यान देना। नंबर 2 कि ये इनकी आत्मकथा आपसे पूछ ली जाए तो प्यारे बच्चों क्या सर जी माता पिता का नाम भी आया है। अलका कुमारी बेटा माता पिता का नाम पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है। ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है बेटा। हाँ, तो आइएगा नंबर नेक्स्ट, जैसे मैंने बोला दिव्या, इनकी कहानी है एक दिव्या देशद्रोही, दिव्या देशद्रोही। ठीक है बेटा, तो ये कहानी आपको अच्छे से याद रखनी है, दिव्या देशद्रोही। ठीक है, एक है दादा कामरेड, नंबर 4 तो ये हो गई। आगे दादा कामरेड किसकी रचना है? एक है बेटा अमिता पूछ ली जाती है, अमिता किसकी रचना है? व्याकरण कब से होगा? बेटा नंदिनी पहले इसको तो खत्म हो जाने दो, ऐसा लग रहा है कि आपने सारी किताब पहले पढ़ ली है। ठीक है, बोलो। हाँ बेटा एक आएंगे, लिखेंगे मनुष्य के रूप, ठीक है, मनुष्य के रूप। आत्मकथा सर प्लीज बताइएगा,
बेटा आत्मकथा लिखवाई है ना मैंने, इन्होंने अपनी पूरी जीवनी के बारे में बताया है वो ये है। ठीक है, ध्यान रखेंगे बिल्कुल। हाँ, एक बेटा इनका उपन्यास बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, तेरी मेरी उसकी बात। तेरी मेरी उसकी बात। ठीक है, ये बेटा उपन्यास याद रखना, बहुत ज्यादा पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट है वही लिखवाया है, फालतू तो बहुत सारी है, ऐसे तो आप कहां तक फंसते रहेंगे, कहां तक पढ़ते रहेंगे। ठीक है बेटा, एक लिखेंगे फूलों का कुर्ता। ठीक है, फूलों का कुर्ता, फूलों का कुर्ता। ठीक है, फूलों का कुर्ता याद रखना। सर ये फर्स्ट पेपर में पूछा जाएगा? हाँ बेटा, फर्स्ट पेपर में पूछा जाएगा। ठीक है ना, वेरी गुड। हाँ चलिए, एक और लिख लीजिए धर्मयुद्ध। एक धर्मयुद्ध और लिख लीजिएगा, धर्मयुद्ध। ठीक है, बाकी तो बहुत सारी है, जो इंपॉर्टेंट है वो आप याद रखिए। ठीक है बेटा, तो ये आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। वेरी गुड। अब प्यारे बच्चों एक बार जल्दी से चलते हैं। सर जी एक बार दोबारा से पढ़ा दीजिएगा। क्या पढ़ाना है बेटा सरोज? वो आप स्वयं भी पढ़ेंगे, ये तो मैंने लिख दी है। ठीक है ना, वेरी गुड। तो बेटा ये प्रमुख जो रचनाएं मैंने लिखी है ये आपके सामने है। झूठा सच, वे तूफानी दिन, ये आत्मकथा है। दिव्या, देशद्रोही, का दादा कामरेड, अमिता, धर्मयुद्ध, मनुष्य के रूप, तेरी मेरी उसकी बात, फूलों का कुर्ता, है ना। इंपोर्टेंट है बेटा, इन्हें आप सब लोग लिख लीजिएगा। ठीक है ना प्यारे बच्चों? हाँ वेरी गुड। हाँ चलिएगा, चलिए अब प्यारे दोस्त इनकी जो कहानी है उसके बारे में देखो, बहुत अच्छे से पढ़ना है। इन्होंने एक जो लखनवी अंदाज में एक व्यक्ति होते, एक बार ट्रेन में जा रहे होते हैं, तो एक लखनऊ के एक बेटा कौन होते हैं? लखनऊ के नवाब होते हैं। तो वो खीरा खाने के ऊपर ये बेटा कहानी है कि एक साधारण व्यक्ति थी, किसी खीर, मान लीजिए हम किसी बड़े व्यक्ति के सामने बैठे हैं, यदि उसने हमें कुछ खाने के लिए बोला तो हमारे मुख से एक शब्द निकलता है कि नहीं बस मैंने मेरा पेट भरा हुआ है, अब नहीं खाना मुझे, है ना। इस तरह से बोल करके हम बात को पूर्ण कर देते हैं या नहीं मानते हैं। और फिर दूसरा व्यक्ति सोचता है यार जब ये कि निर्धन व्यक्ति, गरीब व्यक्ति ऐसे बोल रहा है तो मैं तो बहुत बड़ा सेठ हूं यार, बहुत बड़ा नवाब हूं, आखिर लखनऊ का हूं, तो मैं इस खीरे को क्यों खा लूं। तो वो तौहीन समझेगा, तो वो बहाना बनाकर किसी ना किसी रास्ते से निकलने की कोशिश करेगा। तो यही चीज यहां पर दर्शाई गई है। आइएगा प्यारे बच्चे, पढ़ते हैं इसको बहुत अच्छे से। ठीक है ना, चलिए तो प्यारे दोस्त सब लोग एक बार ध्यान से देखेंगे। जिन बच्चों को नाम बुलवाना है वो बेटा नाम बुलवाने के लिए लास्ट में आना, आप प्लीज क्लास से चले जाइए। ठीक है ना, ये मैं आपसे कहना चाहूंगा, क्योंकि आप समय नष्ट करेंगे अपना भी और दूसरे बच्चों का भी, उसका कोई फायदा नहीं है। और मेरे दोस्त मैं आपको एक बात बता देता हूं, कल मेरी क्लास नहीं होगी, कल मैं आपकी क्लास नहीं ले पाऊंगा। कोई बेटा बहुत जरूरी काम आ जाने की वजह से कल क्लास आपकी बंद रहेगी। ठीक है, तो आप परेशान मत होना, कल आपकी क्लास नहीं होगी। ठीक है, हाँ ग्रामर का सिलेबस अभिषेक बेटा मैं परसों दिखलाऊंगा आपको। तो बेटा ये कहते हैं मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुंकार रही थी, उतावली में फुंकार रही थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। ठीक है ना बेटा, दूर तो जाना नहीं था। ठीक है बच्चों, दूर तो जाना नहीं था, समझेंगे, देखो ध्यान से समझकर पढ़ना कहानी को, कहानी में बड़ा मजा आने वाला है। जाना नहीं था, भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। तो बच्चों ये क्या होता है, एक बार लेखक लखनऊ जा रहे थे, तो लखनऊ जाने के लिए उन्होंने सोचा कि यार ज्यादा तो पैसे हैं नहीं मेरे पास, थोड़े पैसे हैं, तो यदि फर्स्ट क्लास का एसी लूंगा तो उसमें पैसे ज्यादा लगेंगे। ठीक है ना, तो उन्होंने सोचा कि सेकंड क्लास का एसी ले लेते हैं, सफर भी पूरा हो जाएगा और जो अपनी यात्रा है वो भी हम अच्छे से पूर्ण कर लेंगे। कोई नहीं, आज पैसे कम है तो सेकंड क्लास के एसी में ही चलते हैं। तो क्या होता है आगे, उस सेकंड क्लास के एसी में जब वो अंदर जाते हैं तो वहां पर एक लखनऊ के नवाब बैठे होते हैं। तो वो बैठे होते हैं, कोई बात नहीं, तो उन्होंने क्या है बच्चा, वो लखनऊ का नवाब भी बड़े आदमी थे, एक लेखक छोटे आदमी थे। अब एक गरीब आदमी यदि एक साधारण ट्रेन में सफर करेगा तो बात एक अलग है, यदि एक उच्च कोटि का व्यक्ति
यदि उच्च कोटि का व्यक्ति सेकंड क्लास एसी में सफर करेगा तो उसके लिए तौहीन की बात होती है। तो बेटा कभी कभी व्यक्ति क्या सोचता है कि यार मुझे कोई देख थोड़ी रहा है, मुझे कोई देख थोड़ी रहा है ना, तो हो सकता है कि मैं आज कम पैसे में ही सफर कर लूं। तो इस कहानी में कुछ ऐसा ही नजर आपको आने वाला है। ठीक है, हाँ चलिएगा। गाड़ी छूट रही थी, सेकंड क्लास के एक छोटे से डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। लेखक बेटा, लेखक चढ़ रहे हैं, ठीक है, याद रखना। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। निर्जन मतलब उसमें कोई व्यक्ति नहीं था, ठीक है ना। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। डिब्बा खाली था, निर्जन था, है ना। इसने कहा कि अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था, उसमें एक व्यक्ति थे। और वो कौन थे? वो लखनऊ के नवाब थे जो सफेद कपड़े पहने हुए थे। ठीक है सर, ये रिकॉर्ड है क्या? शाहनवाज आलम बेटा कल क्लास करना, आज मत करो, ठीक है। रिकॉर्ड आपको तब पता लगेगी, ठीक है। तो वो सफेद कपड़े पहने हुए थे और सफेद कपड़ों में बड़ी नवाबी में बैठे हुए थे, ठीक है। हाँ। फिर क्या होता है दोस्तों, चलिएगा। सामने दो ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। नवाब साहब ने दो साफ खीरे, खीरा खाने के लिए होता है बेटा, दो खीरे रखे हुए थे, अपने तौलिए के साफ रखे थे, बिल्कुल सुथरे खीरे थे, अच्छे, वो तौलिए के ऊपर रखे हुए थे, है ना। फिर क्या होता है समझिएगा। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघन का असंतोष दिखाई दिया। भाई बहुत बड़ी बात है। मान लीजिए एक साधारण व्यक्ति एक किसी साधारण डिब्बे से यदि यात्रा करता है तो एक साधा सी बात होती है, और एक बड़ा नवाब आदमी एक सादा डिब्बे में यदि यात्रा करता है तो सोचा जाता है कि यार उसकी तौहीन के खिलाफ है, ठीक है ना, उसकी तौहीन हो रही है। सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो, ठीक है ना। तो नवाब भी एकदम चौंक गया, उसने देखा अरे भैया पूर्णिमा आवाज सही नहीं आ रही है बेटा। कैसी आ रही है? मेरा गला खराब है इस वजह से आ रही है, थोड़ा माइक को दूर कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है बच्चे, बिल्कुल क्लियर है ना। तो बच्चों फिर आगे क्या होता है, नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। मतलब वो नहीं चाहते थे कि लेखक उनसे बात करे और वो दोनों बातचीत करते हुए सफर को पूरा करें, ठीक है। क्या होता है, हमने भी उनके सामने बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। जब वो हमसे नहीं बोलना चाह रहे थे ठीक है, जब वो हमसे नहीं बोलना चाह रहे तो हम ही क्यों सामने से बोले। लेखक ने भी आंखें चुरा ली और सोचा कि तुम अपनी जगह बड़े हो तो हम भी कोई छोटे नहीं है, ठीक है ना। फिर क्या होता है, खाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफायत के विचार से एक सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो, ठीक है। कि उन्होंने कहा है कि अनुमान लगा रहे थे नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान से एक सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो, ठीक है, ऐसा लग रहा है, ठीक है ना बच्चों। फिर क्या होता है, और अब गवारा ना हो कि शहर का कोई सफेद पोश उन्हें मंझले दर्जे का सफर करता देखे। मतलब मीडियम क्लास का, ठीक है ना। तो फिर अकेले सफर का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे। ये लेखक अनुमान लगा रहे हैं बेटा, ठीक है। मोहम्मद सनी याद रखना। सर माइक पास होने के कारण आवाज में कंपन होता है और सब सर सही है, बाकी सही है। वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। हाँ फिर क्या होता है बच्चों,
हो सकता है, अनुमान लगा रहा था लेखक कि हो सकता है नवाब साहब ने अपने समय को काटने के लिए, यात्रा अच्छी करने के लिए 2 खीरे खरीद लिए हों कि खीरे खाऊंगा सफर में एकांत में आराम से बैठकर। तो यही बात यहां पर आ रही है। ठीक है ना बच्चों। फिर क्या होता है, अब किसी सफेद पोश के सामने खीरा कैसे खाएं? हम कनखियों से नवाब साहब की आंखें देख रहे थे। ठीक है बेटा, कनखियां मतलब तिरछी नजर। कनखिया का मतलब समझते हैं बेटा, तिरछी नजर से, तिरछी नजर से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे कि कोई काश मुझे देख तो नहीं रहा। ठीक है सर, दोनों जगह सेकंड क्लास लिखा हुआ है। हाँ बेटा बिल्कुल। ओहो, नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया। संबोधन समझते हैं, किसी भी चीज का आगाह करना। वो कुछ बोले नवाब साहब, लेखक कह रहा है, आदाब अर्ज जनाब, हीरे का शौक फरमाएंगे? आदाब अर्ज जनाब, हीरे का शौक फरमाएंगे? तो वहां पर नवाब साहब कह रहे हैं कि क्या आप हीरा खाएंगे? यह लेखक से बोला। तो लेखक ने मना कर दिया कि नहीं नहीं नहीं, मेरी इच्छा नहीं है। ठीक है ना। फिर क्या होता है, आगे चलिएगा। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा लेखक को। लेखक ये कह रहा है, अंशु प्रजापति सर, हमारा कमेंट आप तक पहुंच रहा है बेटा, मुझे सबके कमेंट आ रहे हैं। ठीक है, भाप लिया। आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोग की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। तो भैया यहां पर लेखक ये कह रहा है कि आप हम एक साधारण व्यक्ति की तरह समझ रहे हैं कि एक निर्धन है, गरीब है व्यक्ति, इसको हम खीरा खिला करके अपनी बातों में इल्झा लेंगे, तो हम भी किसी से कम नहीं है, हम भी आपसे बड़े नवाब हैं। ठीक है, तो यहां पर ये बात स्पष्ट होती है। जवाब दिया, शुक्रिया। शुक्रिया, आपने पूछा, अच्छी बात है, शुक्रिया। ठीक है, कबीला शौक फरमाए, कबीला शौक फरमाए नवाब साहब ने। फिर एक पल खिड़की के बाहर से देखकर, खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरे के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। जैसे खीरे को छीलने लग गए तब। ठीक है ना बच्चों। धनराज कुमार, बढ़िया आवाज है, वेरी गुड, थैंक यू वेरी बच्ची। सीट के, हाँ सर कमेंट तो पकड़ो। क्या पकड़े अमित कुमार बेटा, कमेंट का कोई मतलब है क्या? कमेंट में आप कुछ कह ही नहीं रहे हैं। कमेंट में आप कुछ भी ऐसा नहीं बोल रहे हैं जिसको मुझे पकड़ना पड़े। ठीक है ना। सहसा मतलब होता है बेटा एकदम सहमा हुआ, एकदम। मान लीजिए आप कुछ काम कर रहे हैं, एकदम मैंने आपके पीछे से जाके एकदम कुछ ऐसे कर दिया, तो एकदम आप क्या, एकदम सह जाएंगे, आप सहम जाएंगे, बोलेंगे लेकिन थोड़ा हेजिटेशन में। ठीक है ना, बिल्कुल। ठीक है बच्चों, चलिएगा। नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरे खिड़की से बाहर धोए, खिड़की खीरों को अच्छे से साफ करके धोया। ठीक है, बिल्कुल। और तौलिए से पोंछ लिया, जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे, सिर काट के ऐसे उन्हें घिसा आपस में, ताकि उसके अंदर से जो झाग, जो कड़वा कड़वा जो मल होता है वो बाहर हो जाए। ठीक है मेरे दोस्त, बिल्कुल। और उन्हें गोद कर झाग निकाला, जो खीरा आप घिसते हैं जब झाग निकलता है। फिर खीरों को बहुत एहतियात से छीलकर फाकों को करीने से तौलिए पर सजाते गए। ठीक है ना, अच्छे से साफ किया, छीला और उसकी फाकें बनाई और उसे तौलिए पर ऐसे करके सजा दिया खीरे को। ठीक है, बिल्कुल। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। ठीक है। सफेद पोश क्या होता है? जो सफेद कपड़े पहनकर रहता है बेटा, है ना, बिल्कुल नवाबी में। नवाब साहब ने, तुम्हें पता है लखनऊ कभी जाओगे ना आप, तो लखनऊ का कुर्ता, लखनऊ की साड़ियां प्रसिद्ध है, व्हाइट कलर में कुर्ता मिलता है बेटा, जो पहना जाता है, बहुत अच्छा होता है ना, वेरी गुड। बहुत करीने से खीरे को फाकों पर जीरा मिला नमक छिड़क दिया, लाल मिर्च सुर्खियां बुरक दी। बुरक का मतलब समझते हैं, उन पर लगाना। ठीक है ना बच्चों,
उनके प्रत्येक भाव, भंगिमा और जबड़ों से स्फुरण से स्पष्ट था। मतलब बच्चों, स्फुरण का मतलब है हिलना, हिलना। स्फुरण का मतलब होता है हिलना, ठीक है, हिलना से स्पष्ट था कि प्रक्रिया में उनका मुख हीरे के रसास्वादन, रसास्वादन समझे, टेस्ट, टेस्ट मतलब बेटा, की कल्पना से प्लावित हो रहा था। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे, तिरछी नजरों से देखकर सोच रहे थे, मियां रईस बनते हैं, मियां रईस बनते हैं, पैसे वाले बनते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल। लेकिन लोगों की नजरों से बच सकने का ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं, ठीक है ना, समझिएगा। नवाब साहब ने फिर से एक बार हमारी ओर देखा, देख लिया। वल्लाह शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। फिर एक बार कहा कि साहब देखिएगा, है ना, कि यदि आपको कोई एतराज ना हो, एहतियात ना हो, मतलब एतराज ना हो तो आप खा लीजिए, ठीक है। लेकिन नमक मिर्च छिड़क कर दिए जाने से ताजे खीरे का की पानियत फांके देखकर पनियाती, पनियाती मतलब उन लोग जो फाकों पर अच्छे से चमक आ गई, जो एक प्रकार से मैं कहूं तो बेटा जो रसीली, एक प्रकार से रसीली कह सकते हैं आप इन्हें, रसीली, रसीली फाके हो गई, उन पे नमक और जो छिड़क गया, ठीक है। पानी मुंह में जरूर आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे तो आत्मसम्मान को निभाना ही उचित समझा। वो बार बार उन्हें 2 बार बोला कि लीजिए आप खा लीजिए, तो हमने कहा नहीं, ठीक है ना, बिल्कुल समझा, उत्तर दिया। एमडी मेहंदी हसन, बेटा आप कहना क्या चाह रहे हैं? आपकी कमेंट मुझे दिख रही है, ठीक है, आपकी कमेंट ही पढ़ूं या फिर मैं लखनऊ के नवाब साहब को पढ़ूं? बोलिएगा। आप जैसे बच्चे बेटा समय नष्ट कर रहे हैं अपना, कुछ नहीं करना ऐसे, बेटा पढ़ लीजिए, ध्यान लगाइए, ठीक है। फालतू की चीजों में ध्यान दे रहे हैं यार, आप देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, ये क्या है आखिर, इट मीन्स क्या है इनका यार, कुछ भी नहीं है बेटा। आप ध्यान से बेटा पढ़ो, इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा पेपर में, ये काम आएगा, नाम नहीं पूछा जाएगा वहां तुम्हारा, ठीक है। हाँ हाँ बेटा, लखनऊ का बालम खीरा और बनारस का मीठा पान प्रसिद्ध होता है, बिल्कुल। शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही, मेंदा भी जरा कमजोर है, ठीक है, मेंदा भी जरा कमजोर है। मेंदा मतलब पेट, पेट खराब होने का बहाना बनाया उन्होंने। मेंदा मतलब बेटा अमाशय, है ना, अमाशय भी जरा कमजोर है, कबीला शौक फरमाए, आप खाइएगा, मेरा पेट कमजोर है, मेरे को पेट खराब है, इस वजह से मैं नहीं खा सकता, ठीक है, वेरी गुड। फिर आगे क्या होता है, नवाब साहब ने शैतृष्ण मतलब कि चाह, शैतृष्ण मतलब बेटा चाह जो होती है एक अंदर से किसी चीज की, आंखों से नमक मिर्च का संयोग में से चमकती खीरों की फाकों की ओर देखा, खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया, मतलब कि खुशबू सूंघी इस खीरे की, मतलब वो ये दिखाना चाह रहे थे हम बगैर खाए इसकी जो खुशबू उससे ही छिक जाएंगे, उससे ही हमारे अंदर खीरा हम पूरी तरह से महसूस कर लेंगे, पूरी तरह पेट भर जाएगा। फाके का मतलब क्या होता है? अंकित तिवारी, बेटा फाक का मतलब समझते हैं क्या होता है? जब मम्मी शाम को सब्जी काटती है तो उसकी आलू को 4 भाग 5 भाग में काटती है ना, वो फाक होती है। इतना नहीं जानते आप? ठीक है बेटा, बिल्कुल। फिर क्या होता है? हीरे की एक फाक उठाकर होठों तक ले गए, फाक को सूंघा, स्वाद के आनंद में पल के मूंद गई, मतलब आंख बंद कर ली। ठीक है बच्चों, हाँ। फिर बेटा मुंह में भर आए पानी का घूंट गले से उतर गया, तब नवाब साहब ने फाक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया, मतलब फेंक दिया। वो देखते थे, खाए, सूंघा, अच्छा टेस्ट किया और फेंक देते थे। वो नवाबी दिखा रहे थे अपनी, ये है नवाब साहब, है ना। ये बैठे हैं हमारे लेखक और ये हैं इधर सफेद पोश में नवाब जी, नवाब साहब। ठीक है, नवाब साहब हीरे की फाकों को नाक के पास ले जाकर बसाना, वासना समझते हैं उसकी, मतलब महसूस करना, उसको केवल महसूस करते थे वो,
जैसे ऐसे करके सूंगा और उससे ही पेट भर गया और फेंक देना, नवाबी दिखा रहे थे। ठीक है, रश्वादान कर खिड़की के बाहर फेंकते गए। ये तो भैया अपनी नवाबी में थे, क्योंकि ये समझ रहे थे हम बहुत बड़े पैसे वाले हैं, हम तो इतने बड़े मालदार हैं, खुशबू से ही पेट भर जाता है, हम तो कुछ खाते ही नहीं है। लेखक इस बात को देख रहा था। चल आगे क्या होता है, बड़ी छोटी सी कहानी है, ज्यादा बड़ी कहानी है बेटा। नवाब साहब ने खीरे की सब फाकों को खिड़की के बाहर फेंककर तौलिए से हाथ और होठ पूछ लिए, गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हो। जब वो उन्होंने सूंघ करके फाकों को, है ना, फाक मतलब बेटा पीस, हिस्सा जो डिवाइड भाग बना दिया एक खीरे का काट काट कर ऐसे, ठीक है, और खीरे की फाक को सूंघते और ट्रेन से बाहर फेंक देते, सूंघते और फेंक देते। तो वो ये जताना चाह रहे थे हम मालदारों की दुनिया अलग है, हम सबसे अलग हैं, हम खाते नहीं है, सिर्फ महक से ही महक से ही पेट भर लेते हैं, हर चीज को महसूस करके ही हम अपना जीवन यापन कर लेते हैं, लेकिन जो गरीब व्यक्ति वो पूरा खाते हैं ठूस कर, ऐसा बताना चाह रहे थे वो। यह है खानदानी रईसों का तरीका। तो नवाब साहब ये खानदानी रईसों का स्टाइल बता रहे थे। जैसे तुमने देखा होगा जो बड़े लोग होते हैं वो ज्यादा कुछ नहीं खाते, वो किसी के यहाँ जाएंगे तो एक कप चाय पी ली तो बहुत बड़ी बात है, किसी के एक बिस्किट खा लिया तो बहुत बड़ी बात है भैया, है ना। वो खाते नहीं, वो स्टाइल दिखाते हैं, ये बड़ी नवाबी वाली बात, ठीक है ना। सर तलब मतलब बेटा, तलब होती है किसी चीज की चाह, किसी चीज का मिलने की इच्छा जताना, ठीक है। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थककर लेट गए। हमें तस्लीम का मतलब जानते हैं? तस्लीम का मतलब है सम्मान में, तस्लीम का मतलब होता है बेटा सम्मान में सिर खम कर लेना पड़ा कि यार ये व्यक्ति तो मालदारी दिखा रहा है, ठीक है ना। यह क्या खानदानी तहजीब, नफासत या नजाकत, ये क्या स्टाइल है इस व्यक्ति का, ये इसकी खानदानी तहजीब है, इसकी नफासत है और नजाकत है, स्टाइल है मालदारी वाला, ठीक है बच्चों। फिर क्या होता है, हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म नफीस एब्स्ट्रैक्ट तरीका, ठीक है ना। नफीस का मतलब होता है बढ़िया तरीका, बढ़िया, नफीस का मतलब होता है बेटा बढ़िया, ठीक है ना, बढ़िया एक एब्स्ट्रैक्ट तरीका। आइए फिर क्या होता है, जरूर कहा जा सकता है, परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति भी हो सकती है? उदर माने जानते हैं बेटा पेट, जो पेट में भूख लगी है क्या वो इस तरह से मिट सकती है? बताइए, क्या ऐसे, मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि भाई मैं खाना नहीं खाऊंगा, सिर्फ मेरे सामने रख दीजिए, मैं एक बार नाक से सूंघ करके अपनी भूख मिटा लूंगा, क्या बेटा मेरे पेट की जो तृप्त है, पेट की जो चाह है, जो भूख है, वो मिट सकती है? नहीं मिट सकती। ये सब ड्रामे हैं बेटा, याद रखना प्यारे बच्चों, है ना। तृप्ति भी हो सकती है। नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया, और नवाब साहब ने क्या किया पता है? नवाब साहब ने क्या किया पता है आपको? खीरे की खुशबू, जो खीरे की सुगंध से ही पेट भर लिया और डकार ले ली, जैसे पेट बहुत सारा भर गया हो। वो मालदारी पूरी जता रहे थे बच्चे अपनी तरफ से, ठीक है ना। हाँ, नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, हीरा लजीज होता है, हीरा लजीज होता है। सर मुंह में पानी आ गया, अच्छा, लेकिन होता है शकील, ठीक है ना। हाँ, हीरा लजीज होता है लेकिन बदहजमी करता है, पेट को फुलाता है ना। शकील का मतलब है मतलब कि परेशान भी करता है, पेट के लिए अच्छा भी नहीं होता इतना। नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है मतलब पेट में जाने के बाद बदहजमी करता है, अमाशय पेट में डाइजेशन नहीं हो पाता। वो कह रहे थे नवाब साहब इस बात को। ज्ञान चक्षु खुल गए, चक्षु मतलब बेटा आंख, ज्ञान के जो आंख थे वो खुल गई। पहचाना, ये तो नई कहानी के लेखक है। लेखक कह रहे थे यार ये तो नई कहानी के लेखक है। हीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से ही पेट भर जाने का डकार आ गया, आ सकता है। तो बिना विचार, बिना घटना, बिना पात्रों
लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती? ठीक है, तो प्यारे बच्चों, इस चीज से लेखक ने एक अनुमान लगाया, यदि हमारे पास कोई पात्र ना हो, ठीक है, कोई विचार ना हो, कोई घटना ना घटी हो, तो हम भी तो एक कहानी लिख सकते हैं। इसी प्रकार ये नवाब जब इस बिगर खाए भूख मिटा सकता है अपनी, तो हम कहानी क्यों नहीं लिख सकते, है ना? तो मेरे बच्चों लिख सकते हैं। तो बेटा यही कहानी थी इसके ऊपर आज की, ठीक है। बस लेखक को यह सीखने को मिला कि हम भी बिगर किसी पात्र के, बिगर किसी घटना के, बिगर किसी विचार के एक नई कहानी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यही चीज थी आज की कहानी की। ठीक है, तो मेरे बच्चों कल आपकी क्लास नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। ठीक है, परसों होगी, परसों होगी, परसों होगी। ठीक है, तो बेटा एक देखो, अब मुझसे आप अपना कोई भी जवाब है तो बोलिएगा। बेराम नायक, क्या मैं ब्लॉक हूं सर जी? नहीं हो। और बताइए, और बन जाएगी। बताइए प्यारे बच्चों, घर पे लोग ठूस कर खाते हैं और फिर डकार लेते हैं, लेकिन धनराज वहां पर केवल जो नवाब था वो खीरे की सुगंध, जो खीरे पर नमक जीरा वाला मसाला छिड़क के उसकी सुगंध लेकर ही पेट भर गया। स्टाइली तो थे ये, यही तो चीज है बेटा। तो प्यारे दोस्तों, आज की कहानी को यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं परसों। कल आपकी क्लास नहीं होगी, तो मेरे बच्चों इसलिए आप परेशान मत होना। कल किसी जो पुरानी क्लासें आप पढ़ चुके हैं उनका रिवीजन कर लेना। ठीक है बच्चे, वेरी गुड। चलो, तो सभी को बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। बेटा मुझे सबके कमेंट दिखते हैं, इसलिए बार बार आप मैसेज मत किया करो, इससे समय नष्ट होता है आपका। ठीक है, चलो, जय हिंद, जय भारत।